Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to cover general pathology, which is one of the most fundamental subjects in veterinary pathology. General pathology basically helps us understand what happens to cells, tissues, organs, and when disease occurs. Starting from the cause of disease, moving through the mechanism of injury, that cell injury, cell death, and different mechanisms involved, and necrosis, apoptosis, and then neoplasia, and finally spatial and systemic pathology. Okay, in this slide here we will be discussing general pathology. Okay, so let's start. So these are the learning of which we will be discussing in this slide here. That's pathological terms and concepts, mechanism of cell injury and cell death, differentiate between reversible and irreversible cell injury, describe free radical injury and protective mechanisms, different types of things like necrosis, apoptosis, and gangrene. We'll be discussing pathological calcification and amyloidosis. We will be discussing inflammation and tissue repair, healing, hemodynamic disorders, and finally neoplasia. Okay, so let's start with core definitions, or we can say basic terms in pathology. Let's start with what is homeostasis. Homeostasis actually it is a mechanism maintaining it maintains it's actually a mechanism which maintains equilibrium between the normal health and the disease state. These two it's a balance between these two states, is healthy state and a disease state. And then what is disease? Disease is anatomical, chemical or physiological deviation from normal health. जब भी कभी नॉर्मल हेल्थ से डिविएट होती है फिजोलॉजिकल बॉडी दैट वेदर बी केमिकल, या केमिकल भी हो सकती है, एनाटमिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है. उसके बाद हम जो तीसरी टर्म है हमारे पास, दैट्स हेल्थ. तो हेल्थ को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट्स एक्चुअली कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट. तो इसको इस स्टेट को हम कहते हैं इट्स हेल्थ. एंड व्हाट्स इलनेस? इलनेस इज सिंपली वी कैन डिफाइन इलनेस एज इंडिविजुअल रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू अ डिजीज. एक एनिमल या एक पेशेंट, एक सब्जेक्ट कैसे रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्स करता है टू अ डिजीज, उसको हम कहते हैं इलनेस. इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. सो दीज आर की डायग्नोस्टिक टर्म जो हमें मिलती है जब हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं. तो बेसिक जो डायग्नोस्टिक टर्म्स होती हैं, जिसमें पहली टर्म हमारे पास यहाँ है, दैट इज डायग्नोसिस. सो व्हाट इज डायग्नोसिस? इट्स एक्चुअली आर्ट ऑफ एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ डिजीज. जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉज ऑफ द डिजीज की, डिजीज का कॉज, जो डिजीज के कॉज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस हम डायग्नोसिस कहते हैं. देन व्हाट इज प्रोग्नोसिस? एक और टर्म है हमारे पास जिसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं. प्रोग्नोसिस हम कह सकते हैं इट्स एस्टिमेशन ऑफ लाइकली आउटकम ऑफ ए डिजीज. एक डिजीज का आउटकम क्या रहेगा, वेदर इट विल बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, इसकी सीवियरिटी कैसी रहेगी. ठीक है. तो उसके बाद यहाँ कभी कभी हम कहते हैं कि प्रोग्नोसिस इज ग्रेव, एनिमल इज लाइकली इज नॉट लाइकली टू सर्वाइव, एनिमल नहीं बचने वाला है. सो इट गिव्स एन एस्टिमेशन ऑफ एन आउटकम कि क्या हो सकता है. उसके बाद है इटियोलॉजी. इटियोलॉजी इज सिंपली ए कॉज ऑफ डिजीज, ये तो पता ही होगा. इसके बाद है पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस जो डिफरेंट इवेंट्स जो होते हैं फ्रॉम एंट्री, अब जब पैथोजन की एंट्री हो जाती है सब्जेक्ट में या पेशेंट में, बॉडी में, एनिमल बॉडी में, टिल इट्स रिकवरी. या तो दो ही फेज होते हैं उसके बाद, या तो रिकवरी होगी या तो डेथ ऑफ द एनिमल होगी. ये दो ऑप्शंस होते हैं फिर. तो फ्रॉम एंट्री टिल रिकवरी और डेथ, इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस. ओके. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिटी. व्हाट इज पैथोजेनेसिटी? पैथोजेनेसिटी सिंपली एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज. एक ऑर्गेनिज्म की कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है डिजीज काज करने में, तो उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिटी. एंड उसके बाद है वायलेंस. तो वह या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो पैथोजेनिसिटी हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है पैथोजेनिसिटी एंड वायरलेंस में. लेकिन पैथोजेनिसिटी जो है इट इज़ ए क्वालिटेटिव टर्म, वायरस वायरलेंस इज ए क्वांटिटेटिव टर्म, इज ए डिग्री ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर कि कितनी
कितनी डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है एक पैथोजन की, दैट इज वायरलेंस. सो पैथोजेनेसिस इज क्वालिटेटिव टर्म है, वायरलेंस जो हमारे पास वायरलेंस रहती है, इट्स अ क्वांटिटेटिव टर्म. ओके. उसके बाद हम लीजन को डिस्क्राइब करेंगे. लीजन इज सिंपली अ पैथोलॉजिकल चेंज इन टिश्यू या स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर, इट मे बी स्ट्रक्चरल चेंज और इट मे बी फंक्शनल चेंज. जो भी हमें डिटेक्टेबल पैथोलॉजिकल चेंज मिलती है तो उसको हम लीजन कहते हैं. उसके बाद आता है सिंड्रोम. तो सिंड्रोम सिंपली हम कह सकते हैं जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होती हैं फ्रॉम ए स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल प्रोसेस. एक स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं उसको हम कहते हैं सिंड्रोम. तो इसमें आपको जो चार चीज़ें याद रखनी दैट इज पैथोजेनेसिस क्या होती है. ओके. पैथोजेनेसिस के बाद आपको याद रखना पड़ेगा पैथोजेनिसिटी क्या होती है, उसके बाद वायरलेंस क्या होती है, और प्रोग्नोसिस. ये तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में. तो उसके बाद हम जाएंगे ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी पे. सो बिफोर गोइंग इनटू एक्चुअल पैथोलॉजिकल प्रोसेस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. पहले हम क्या देखना चाहेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी. ठीक है. पैथोलॉजी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है. इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर स्टडिंग बेसिक टिश्यू चेंजेस, या हम पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को देखें, या लेबॉर्टरी चेंज को देखें, टॉक्सिन्स, ट्यूमर्स, या इम्यून रिएक्शंस को देखते हैं. डिफरेंट चेंज को जब हम देखते हैं तो डिफरेंट ब्रांच है पैथोलॉजी की. इट्स वेरी वास्ट सब्जेक्ट. तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट जनरल पैथोलॉजी. तो जनरल पैथोलॉजी क्या होती है, इट डील्स विद, जो जनरल पैथोलॉजी होती है ना, ये डील करती है विद बेसिक पैथोलॉजिकल चेंज दैट कैन ऑकर इन डिफरेंट टिश्यूज इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्व. तो इसमें हम जो बेसिक टिश्यू चेंज होते हैं, दैट्स नेक्रोसिस, दैट्स थ्रोम्बोसिस, हमारे पास नेक्रोसिस रहता है, जब थ्रोम्बोसिस रहता है, एंड फैटी चेंज, और भी है बेसिक टिश्यू चेंज जो होती हैं. बट इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम नहीं इन्वॉल्व रहता है. इट इज जनरलाइज. ओके. फॉर एग्जांपल नेक्रोसिस थ्रोम्बोसिस जो हमने अभी बोला. उसके बाद जाती है सिस्टमिक पैथोलॉजी पे बात. तो सिस्टमिक पैथोलॉजी क्या होता है, यहाँ हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं विच इज अफेक्टिंग ए पर्टिकुलर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. जब डिजीज़ किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करती है तो तब हम उस पैथोलॉजी को कहते हैं इट इज़ सिस्टमिक पैथोलॉजी. सपोज it is affecting renal system, or suppose it is affecting cardiovascular system, or it is affecting respiratory system. तो उसके बाद आता है हमारा तीसरा, दैट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी. व्हाट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी. जो क्लिनिकल पैथोलॉजी इट मेनली डील्स विद लेबोरेटरी बेस्ड डायग्नोसिस. मतलब ये लेबोरेटरी बेस्ड डायग्नोसिस में सैंपल्स यूज करती है लाइक ब्लड, यूरिन, सिक्रीशन, बायोप्सीज, and biopsy material for disease diagnosis. So whenever we use laboratory findings to help diagnose disease, we are dealing with clinical pathology. उसके बाद आता है हमारा that is comparative pathology. comparative pathology में क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं. सॉरी, इससे पहले आता है केमिकल पैथोलॉजी. केमिकल पैथोलॉजी डील्स विद द केमिकल चेंज ऑकरिंग इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू. बॉडी फ्लूइड्स में जो केमिकल चेंजेस आती हैं या टिश्यूज में जो केमिकल चेंजेस आती हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो it is subject under chemical pathology. ठीक है. ओके. सो हियर द फोकस इज ऑन बायोकेमिकल अल्ट्रेशन एसोसिएटेड विद द डिजीज. उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पैथोलॉजी. व्हाट इज कंपैरेटिव पैथोलॉजी. कंपैरेटिव पैथोलॉजी को हम ऐसे कैसे इन वेटनरी मेडिसिन जब हम देखते हैं पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग बिकॉज देखो वेटनरी मेडिसिन इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एनिमल्स कैन बी कंपेयर्ड विद डिजीज ऑकरिंग ऑन ह्यूमंस और अदर एनिमल स्पेशीज. की कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो हम शेयर करते हैं एनिमल्स में, उनको जूनोटिक डिजीज जो फैलती भी है. ठीक है. सो this helps us to understand similarities and difference in disease process across species. Animal disease compared with human and other animals को जो हम कंपेयर करते हैं एनिमल डिजीज को, तो उसको हम कहते हैं कंपेरेटिव पैथोलॉजी. उसके बाद आती है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी इन्वॉल्व, जो एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी होती है इट इन्वॉल्व्स
प्रोड्यूसिंग और स्टडिंग डिजीज लीजन्स थ्रू एक्सपेरिमेंटल, जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से डिजीज कराते हैं ताकि हम लीजन्स को या साइनस को या पैथोलॉजिकल चेंज को स्टडी कर सकते हैं, तो उस केस में हम इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। इट हेल्प्स रिसर्चर्स, ये रिसर्चर्स को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म बाय विच डिजीज डेवलप्ड एंड हाउ डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पैथोलॉजिकल चेंज। उसके बाद आती है एक और ब्रांच जिसको हम कहते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। This deals with examination of pathological lesions in cases where there may be a legal or veterological significance। जहाँ होगा veterological केस में हम जब देखते हैं तो that's forensic pathology। Okay, in veterinary practice this can become important in cases involving suspected poisoning, abuse, injury और unexpected death जो होती है। ओके तो उसके बाद हमारे पास रहती है न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी। ठीक है, न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी डील्स विद द डिजीज काज्ड बाय डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये सिंपल है तो पता ही होगा आपको, जो न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी होता है ये जो डिजीज हो जाती है ड्यू टू एक्सेस और मॉल एब्डोमिनम या कम न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जो एक्स या डिफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी। उसके बाद आता है एक और, उसको हम कहते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी। व्हाट्स इम्यूनोपैथोलॉजी? इम्यूनोपैथोलॉजी इज एक्चुअली इट डील्स विद द डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय एबनॉर्मल इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिएक्शंस। अगर इनएप्रोप्रिएट होगा या एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन, उससे जो डिजीज होगी उसको हम कहते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी। ओके, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस या ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व हुई, वो इंक्लूड होती है इस इम्यूनोपैथोलॉजी में। उसके बाद आती है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, कैंसर एंड न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, ये वो ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी है जो डील करता है कि ट्यूमर से, कैंसर से या न्यूप्लाज्म से। ओके, एंड व्हाट इज टॉक्सोपैथोलॉजी? इसके बाद एक और हमारा ब्रांच पैथोलॉजी का ब्रांच रहता है, दैट्स टॉक्सोपैथोलॉजी। टॉक्सोपैथोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डील्स विद द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स डैमेज टू टॉक्सिन्स और पॉइजन। ठीक है, टॉक्सोपैथोलॉजी होती है जब हम टिश्यूज एंड ऑर्गन डैमेज को स्टडी करते हैं, क्योंकि वो किससे होता है, इट्स बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स और पॉइजनस की वजह से। ठीक है, दैट इज टॉक्सोपैथोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं इट इज साइटोपैथोलॉजी। एक और हमारे पास ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी रहती है, दैट इज साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट्स स्टडी ऑफ सेल्स शेड फ्रॉम द लीजन्स और डायग्नोसिस। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ, अगर हम पूरा एग्जामिन नहीं करेंगे कंप्लीट टिश्यू आर्किटेक्चर को, जो साइटोपैथोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेल्स को लेंगे या जो सेल्स शेड होती है फ्रॉम लीजन से, तो उसको हम एज डायग्नोस्टिक टूल लेंगे या फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, सॉरी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम उसको यूज़ लेंगे ताकि हम डिजीज डायग्नोसिस कर सकते हैं या पैथोलॉजिकल चेंज देख सकते हैं। तो दीज वर द डिफरेंट ब्रांच ऑफ जनरल पैथोलॉजी। होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इसमें, जैसे कंपेरेटिव पैथोलॉजी होगी, जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी होगी एंड एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, इनको फॉरेंसिक पैथोलॉजी तो ये पूछी जाती है, इनको ऑल्सो टॉक्सो पैथोलॉजी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एपिडेमोलॉजिकल रेट्स। दीज टर्म्स जो होते हैं जैसे मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, केस फर्टिलिटी, इंक्यूबेशन, कोर्स ऑफ डिजीज, इससे हमें क्या पता चलता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली ए डिजीज ऑकर्स इन ए पॉपुलेशन, हाउ मेनी एनिमल्स डाई, हाउ द डिजीज प्रोग्रेस ओवर टाइम। ठीक है, दीज आर 5 इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखनी है। इससे जो बेसिक पैथोलॉजी है या एपिडेमोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहली जो हमारी एपिडेमोलॉजिकल टर्म है दैट इज मॉर्बिडिटी रेट। व्हाट इज मॉर्बिडिटी रेट? मॉर्बिडिटी रेट रेफर्स टू, जो मॉर्बिडिटी रेट है ना, इट रेफर्स टू ऑकरेंस ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में एक डिजीज कैसे ऑकर, उसकी ऑकरेंस क्या है, तो उसको हम कहते हैं मोर, या परसेंटेज ऑफ एनिमल्स अफेक्टेड बाय डिजीज इन ए पॉपुलेशन, जो परसेंटेज ऑफ एनिमल्स से कितने इफेक्ट हुए बाय डिजीज, एक पॉपुलेशन में कितने एनिमल्स इफेक्ट हुए बाय डिजीज या एक बीमारी की वजह से कितनी एनिमल्स इन्वॉल्व हुए, तो उसको हम कहते हैं मॉर्बिडिटी रेट। ठीक
ठीक है। ये हमें पता, ये हमें क्या कर, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कितने एनिमल्स, कितनी परसेंटेज एनिमल्स इफेक्ट हुई बाय अ पर्टिकुलर डिजीज इन ए पॉपुलेशन। उसके बाद सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 100 कैटल है एक हर्ड में और 20 डेवलप्ड है पर्टिकुलर डिजीज, द मोर्बिडिटी रेट विल बी 20%। सपोज अगर 20 एनिमल्स थे एक पॉपुलेशन में जो अफेक्ट हुए बाय पर्टिकुलर डिजीज आउट ऑफ 100, ओके, सो 20/100 इंटू 100, तो दैट इज 20% जो है वो मॉर्बिडिटी रेट रहेगी, ओके। उसके बाद हम देखेंगे मोर्टेलिटी रेट। Mortality is, it simply refers to death percentage of animals that die due to disease in a population, okay. Mortality rate tells us the percentage of animals in the population that die because of a particular disease। एक particular disease की वजह से कितनी एनिमल्स की डेथ हुई, दैट इज मोबिलिटी। सपोज एक हमारे पास एक हर्ड है जिसमें 100 एनिमल्स है, आउट ऑफ 100 एनिमल्स 5 एनिमल्स जो है उनकी डेथ हो गई। सो अगर हम मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, मोर्टेलिटी रेट इज एन 5/100 दैट्स 5% होगी मोर्टेलिटी रेट, ओके, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे केस फैटेलिटी रेट। केस फैटेलिटी रेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इज अ परसेंटेज ऑफ एनिमल्स, केस परसेंटेज ऑफ एनिमल्स दैट डाई, जो मर जाते हैं, अमंग द एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी अफेक्टेड बाय द डिजीज। जो एनिमल्स इफेक्ट हुए उनमें से कितने एनिमल्स की डेथ हुई, दैट इज केस फैटेलिटी रेट। सो सपोज 20 एनिमल्स बिकम डिजीज एंड 5 आउट ऑफ 20 एनिमल्स डाइड। अगर हमारे पास 20 एनिमल थे जो अफेक्ट हुए, ठीक है, उसमें से जो 5% है, सॉरी 5 एनिमल्स थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो केस फैटेलिटी रेट क्या रहती है, केस फैटेलिटी रेट रहती है 5/20 इंटू 100, दैट इज 20%, 25%, दैट इज केस फैटेलिटी रेट। तो अगर आप कोई पूछेगा कि केस फैटेलिटी रेट क्या होती है, तो आप बता देना कि केस फैटेलिटी रेट जो होती है, इट्स एक्चुअली परसेंटेज ऑफ एनिमल दैट डाई अमंग द अफेक्टेड। कितने इफेक्ट हुए और उसमें से कितने कितने जानवर की डेथ होगी, दैट इज केस फैटेलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज सिंपली टाइम बिटवीन द एक्सपोजर टू द काजेशन एजेंट की एंट्री टिल सिम्टम्स या क्लिनिकल साइंस जब आते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद है हमारा लास्ट, दैट इज कोर्स ऑफ द डिजीज। कोर्स ऑफ द डिजीज इज ड्यूरेशन ऑफ फॉर विच द डिजीज प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल रिकवरी और डेथ। जिस दौरान एक डिजीज स्टेट रहता है एक एनिमल में, चाहे उसके बाद उसकी रिकवरी हो या डेथ हो, जब तक रिकवरी या डेथ नहीं होगी तो उस पीरियड को हम कहते हैं कोर्स ऑफ डिजीज, ओके। तो दीज वर डिफरेंट इकोनॉमिकल टर्म जो आपको याद रखनी है, मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, और हमने कोशिश की कि पूरे आपको समझाने की, और क्या आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नाउ लेट्स डिस्कस 4 बेसिक टर्म दैट आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल एंड वेटरनरी पैथोलॉजी। तो उसमें हमारे पास साइंस रहता है, सिम्टम्स, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। Although these terms may sound similar, but they are actually different things, okay. Let us discuss first signs. Signs are objective indication of disease observed by a veterinarian। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, दैट्स ऑब्जेक्टिव, ओके। objective indication of a disease observed by veterinarian, whereas symptoms is subjective indication of a disease reported by the animal owner, okay. So signs and symptoms, they look similar, they appear to be similar, but they are not similar, they are two different terms, okay। Signs are the objective indication of the disease जो कौन ऑब्जर्व करता है, बाय वेटनेरियन। ऑब्जेक्टिव मीनिंग दैट द फाइंडिंग्स कैन बी सीन, मेजर और डिटेक्टेड बाय समवन एल्स, okay। That's why we here objective word has been used as objective indication of a disease observed by a veterinarian। उसके बाद हम सिम्टम्स को जब देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक वेटनेरियन जो फीवर देखता है या इनकी रेस्पिरेटरी रेट देखता है या कफिंग देखता है, स्वेलिंग और लैमनेस, दीज आर क्लिनिकल साइंस, ओके। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो साइंस होते हैं, दीज आर ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल फाइंडिंग्स, हम इनको कहते हैं। साइंस जो होते हैं दैट आर ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल फाइंडिंग, whereas जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स आर सब्जेक्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजीज रिपोर्ट बाय द एनिमल ओनर। द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज that is subjective. The animal cannot verbally tell us what's feeling. So the owner may report changes such as reduced appetite, weakness,
apparent pain, or unusual behavior. All these are including symptoms. Signs are observed by the veterinarian, whereas symptoms are reported by the animal owner. तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी है कि साइंस क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं. उसके बाद है इन्फेक्शन. Infection is completely different from signs and symptoms. It refers to the invasion and multiplication of the invasion, invade करना, entry करना, and then multiplication of the pathogenic organism within the body or the tissues. So here we are talking about the causative organisms rather than clinical manifestation. बैक्टीरिया सॉरी कोई भी पैथोजन की एंट्री और उसकी फिर मल्टीप्लिकेशन विद इन द टिश्यू, तो उसको हम कहते हैं इट्स इन्फेक्शन. और उसके बाद आता है हमारे पास तो लास्ट डेट इज इन्फेस्टेशन. ठीक है. इन्फेस्टेशन क्या होता है फिर? इन्फेस्टेशन इज रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स ऑन द बॉडी सरफेस. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास टिक्स रहते हैं, लाइस रहते हैं, फ्लीज रहते हैं, वो जो प्रेजेंट रहते हैं एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, उनको हम कहते हैं कि टिक इन्फेस्टेशन या lice infestation. So the important distinction from the infection is the location and terminology used on this slide. कि signs क्या होते हैं, symptoms, infection and infestation. जो इन्फेक्शन है इट इन्वॉल्व्स द पैथोजेनिक ऑर्गन विद इन द बॉडी टिश्यू, whereas जो इन्फेस्टेशन है it refers to parasites present on the body surface. And you should accurately use these terms signs, symptoms, infection and infestation. तो उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे. ओके. So now after understanding the basic pathological term, let us see how pathological change actually examined or investigated. Depending upon what we want to study, pathological examining can be performed on tissues या individual cells, entire animal पे भी, after death, body fluids पे भी, or even the functional change occurring in the organ or organ system. Okay. उसके बाद जो हमारी पहली टर्म रहती है दैट्स बायोप्सी. जब हम टिश्यू सैंपल को एग्जामिन करते हैं फ्रॉम ए लिविंग एनिमल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, तो हम उसको कहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है दैट्स, यहाँ पे एक वर्ड है दैट्स लिविंग एनिमल, जो इम्पोर्टेंट है बायोप्सी में. तो जब हम टिश्यूज़ को टिश्यू सैंपल लेते हैं किसी लिविंग एनिमल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, उसको हम कहते हैं बायोप्सी. ठीक है. लिविंग एनिमल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बायोप्सी में. तो उसके बाद आती है दूसरी टर्म साइटोपैथोलॉजी. ठीक है. इसमें क्या करते हैं हम, इंटायर हियर इन साइटोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स शेड फ्रॉम द लीजन फॉर जो अर्लियर भी हमने डिस्कस किया साइटोपैथोलॉजी को. ना हम इसको जैसे देखते हैं, हम इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग द entire tissue architecture, we study individual cells, particular cells that are shed from the lesion for diagnostic purposes. Okay. बायोप्सी इज टिश्यू, साइटोपैथोलॉजी इज सेल्स. बायोप्सी में हम टिश्यूज लेते हैं. ओके. याद रखना. और साइटोपैथोलॉजी में हम सेल्स को लेते हैं. ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं. दैट्स बायोप्सी क्या होती है, साइटोपैथोलॉजी क्या होती है. उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी. माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी जहाँ पे हम सेल्स एंड टिश्यूज को एग्जामिन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, कि ताकि हम आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी. इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं. उसके बाद आती है पोस्टमार्टम पैथोलॉजी. जैसे नाम से ही पता चलता है कि आफ्टर डेथ ऑफ एनिमल जब हम पोस्टमार्टम करते हैं, सो इट्स आल्सो नोन एज नेक्रोप्सी और ऑटोप्सी. उसको दो नाम देते हैं हम पोस्टमार्टम पैथोलॉजी को. इसको हम ऑटोप्सी भी कहते हैं और नेक्रोप्सी भी कहते हैं. ठीक है. जब वेटरनरी मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्रोप्सी इज particularly important. क्यों? Because we examine the animal systematically, identify gross lesions in different organs, और फिर सैंपल को कलेक्ट करके फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं. बायोप्सी हम लिविंग एनिमल में करते हैं. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है दैट्स एनिमल आफ्टर डेथ. ओके. तो उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमोरल पैथोलॉजी. ह्यूमोरल पैथोलॉजी होती है जो डील करती है विद डिजीज रिलेटेड चेंज इन द बॉडी फ्लूइड्स, पर्टिकुलर चेंज इन्वॉल्विंग सब्सटेंस सच एज एंटीबॉडीज. ओके. हम यहाँ पे टिश्यू स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं चेंज क्या होती है बॉडी फ्लूइड्स में, तो इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल पैथोलॉजी. ओके. ह्यूमोरल पैथोलॉजी आप याद रखना. उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी. फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी इज विच डील विद फंक्शनल चेंजेस,
क्या किन से डील करती है, फंक्शन इन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ड्यूरिंग द डिजीज, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी. सो इफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी टेल्स अस व्हाट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैज ऑकर्ड, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी जो होती है ये हमें अंडरस्टैंड कराती है कि हाउ दैट चेंज इफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो ये जो बेसिक टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ये आपको याद रखनी है. इसमें बायोप्सी क्या होती है, साइटोपैथोलॉजी क्या होती है, पोस्टमार्टम पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमोरल इंपॉर्टेंट है, या दूसरा नाम जो पोस्टमार्टम पैथोलॉजी का है दैट इज ऑटोप्सी या नेक्रोप्सी. तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, तो अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ना सेल इंजरी एंड सेल डेथ. Hey everyone, don't forget to like this video right now, share it with all of your best friends, and hit that big subscribe button. Click the bell for all new notifications.